Hi kids, welcome to the session. This is Himanshi Singh, your biology master teacher at Vedantu. I hope all of you are doing great. So आज के सेशन में बच्चे we are going to continue with your chapter that is organism and its population. और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? We are going to talk about your population and its attribute along with its interaction. So population interaction and population and its attribute is what we are going to discuss in today's session. Before we start today's session, let me introduce myself. I'm Himanshi Singh, your biology master teacher, and rest everything is on your screen. Moving forward, kids, so सबसे पहले हमारे पास term आ जाता है population. So what exactly population means? Population means that there is a group of similar, individuals of a single species is known as population. फॉर एग्जाम्पल एक जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम टर्म्स यूज करते हैं जैसे टाइगर्स पॉपुलेशन, राइट, एलिफेंट्स पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन. So it signifies that we are talking about one of a particular species, right? So population is the total number of the interbreeding individual of a species, right? A single species found in a particular geographical area, sharing and competing for the same resources, right? यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग भी हो सकती है, कंपटीशन भी हो सकता है, बट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ सेम रिसोर्स क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे. Moving forward, although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, it is at the populational level that the natural selection operates. ठीक है, तो हमारे पास जो population है, population के अंदर जो भी changes होते हैं, हम बोलते हैं natural selection होगा. There will be selection of the specific species will be selected. तो ये कहाँ पे होता है, कहाँ पे natural selection काम कर रहा है? It is working at the population level. So population ecology is therefore an important area because it links ecology with your genetics and evolution. ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास पॉपुलेशन इकोलॉजी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इज पॉपुलेशन इकोलॉजी. तो क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं पॉपुलेशन के लिए, लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स दैट यू कैन सी. वी हैव द बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू सी इज बर्थ रेट. एज द नेम सजेस्ट, बच्चे क्या बोला हमने, बर्थ रेट. तो कितना ज़्यादा बर्थ हो रहा है, राइट? An individual may have birth or the death, right? But population is going to have the birth rate and the death rate. In a population, the birth rate refers to per capita birth. कितने birth हो रहे हैं हमारे पास per capita. मतलब जैसे आप लोगों ने सुना होगा 1 in every 100, 1 in every 10, right? तो ये per capita होगा कि भाई हमारे पास एक exact value है कि 4 in 10 हमारे पास birth हो रहा है every year. हर साल हमारे पास 4 लोग बढ़ जाते हैं फॉर एवरी 10 पीपल. दिस इज पर कैपिटा. सो द रेट हैंस आर एक्सप्रेस इन चेंज इन नंबर्स, राइट, कि हमारे पास नंबर कितना हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. कि पहले की पॉपुलेशन 10 थी और अब हमारे पास 10 मेंबर्स के लिए 4 इंडिविजुअल इंक्रीज हो गए. तो अगर हमारे पास पहले की पॉपुलेशन 20 थी तो अब हमारे पास 8 मेंबर्स इंक्रीज हो गए. अगर हमारे पास पहले की पॉपुलेशन क्या थी, 30 थी, तो अब हमारे पास 12 इंडिविजुअल्स इंक्रीज हो गए, राइट? सो पर कैपिटा मीन्स कि हमारे पास पर पर्टिकुलर नंबर 10, एक पर्टिकुलर नंबर मैंने ले लिया, वी कैन टेक एनी ऑफ द नंबर, जैसे 1 in every 2, 3 in every 5, राइट, 4 in every 10. तो ये पर कैपिटा वैल्यूज हो गए हमारे पास. सो वी हैव वन ऑफ द एग्जाम्पल. 20 लोटस प्लांट्स वर प्रेजेंट इन द लास्ट ईयर, राइट? कितने थे हमारे पास? 20 इंडिविजुअल्स थे. आफ्टर रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स वर एडेड. तो 8 इंडिविजुअल बढ़ गए फॉर एवरी 20 इंडिविजुअल. दिस इज इक्वल्स टू 0.4 और वी कैन एक्सप्रेस इट 4 पर 10 इंडिविजुअल, राइट? तो 4 लोटस प्लांट इंक्रीज हो गए पर 10 लोटस प्लांट्स, राइट? सो टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन टू 28, वी कैलकुलेट द रेट, द बर्थ रेट एज 8 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस. तो पर लोटस, एक लोटस के लिए 0.4 इंक्रीज हुआ. इसी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो 4 ऑफस्प्रिंग्स पर 10 लोटस. ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास पर कैपिटा वैल्यूज होती है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिमिलरली हमारे पास डेथ रेट भी आ जाएगा. पर कैपिटा डेथ, कितने इंडिविजुअल्स की डेथ हो रही है. फॉर एग्जाम्पल एक इनिशियली हमारे पास 40 फ्लाइज प्रेजेंट थे जिसमें से 4 मर गए. सो 4 डिवाइडेड बाय 40 कितना हो जाएगा हमारे पास? 0.1. So every one individual per 100, per 10, sorry, per 10, right? क्योंकि 100 तुम्हारे पास है ही नहीं. So one individual in 10 is dying. One individual in 10 is dying. Simple.
या हम अगर पर फ्रूट फ्लाई की बात करें तो 0.1 इंडिविजुअल इज डाइंग। पर 0.1 तो समझ में नहीं आता ना, मैं कह रहे यार 0.1 कैसे मर सकते हैं, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसलिए हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंडिविजुअल इन एवरी 10 इज डाइंग। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया डेथ रेट। सिमिलरली वी हैव द सेक्स रेशियो एंड द एज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। सेक्स रेशियो जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, सेक्स रेशियो की मेल और फीमेल का क्या रेशियो प्रेजेंट है। एन इंडिविजुअल इज आइदर मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। ठीक है, द सेक्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ मेल टू द फीमेल्स, मेल्स कितने हैं टू द फीमेल इज नोन एज योर सेक्स रेशियो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एज डिस्ट्रीब्यूशन। सो एज डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चे हमारे पास 3 तरीके के एजेस आते हैं। वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेस, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव जब हमारे पास बच्चे प्रेजेंट है बिफोर देयर प्यूबर्टी, once the person is going to hit the puberty they become they are going to have lots of changes in their body and every month they are going to produce their gametes, right? So this is your reproductive phase where they have the ability to mate and give birth to a new offspring, right? The last one is post reproductive जहाँ पे हमारे पास reproductive age खत्म हो गया, now the individual is moving towards the death। ठीक है, so क्या हो गया हमारे पास, a population at any given time is composed of individuals of different ages. We have individual of different ages. A population has 3 ecological age groups: pre-reproductive, where the individual is sexually inactive or they are asexual right now; reproductive, where the organism can reproduce; and the post-reproductive, where the organism is again going to become uh, asexual. The next one is age pyramids, right? So on the basis of the populations that we can see, that is reproductive, pre-reproductive and post-reproductive, we have the age pyramids, right? So age pyramid is a graphical representation of the population, which is known as age pyramid. For human population, the age pyramid generally shows distribution of the male and female in a diagram. So these are the 3 different types of population pyramids that we can see, the age pyramids that we can see. The first one that you can see right over here, right? So just a second. The first one that you can see over here, the pre-reproductive is more than the reproductive. Pre-reproductive is more than the reproductive. इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि अगर हमारे पास pre-reproductive कैसी है, ज़्यादा है. In this case, what will happen? In the upcoming generation, there will be more reproductive people. More reproductive people means there will be growth or expansion of your population. तो हम इसको क्या बोलते हैं, expanding population. क्योंकि हमारे पास, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, लिसन टू मी केयरफुली, क्योंकि हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है, ये कुछ टाइम बाद रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे, राइट? द नंबर और द अमाउंट ऑफ द रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स विल इंक्रीज. द मोर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स वी हैव, द मोर प्री रिप्रोडक्टिव विल बी प्रोड्यूस. जितने ज़्यादा रिप्रोडक्शन में प्रेजेंट होंगे उतने ही ज़्यादा नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, राइट? तो ये हमारे पास क्या होता जाएगा, पॉपुलेशन ग्रो करती जाएगी, एक्सपेंड करती जाएगी. क्यों? क्योंकि प्री रिप्रोडक्टिव हमारे पास रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है. नाउ लेट मी टेल यू, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द एक्सपेंडिंग, स्टेबल और द डिक्लाइनिंग टाइप ऑफ पॉपुलेशन, it's very important that you guys remember that the post reproductive have nothing to do in it. Post reproductive कुछ भी नहीं करे. These are the people that will move towards the senescence. ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपेंडिंग हो गया, जहाँ पे हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू रिप्रोडक्टिव. When both of them are equal, right? कैसे हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, दिस इज नोन एज स्टेबल, क्योंकि जो आज है वही वो कल रहेगा, राइट? आफ्टर फ्यू ईयर्स the number of reproductive and the pre-reproductive individual is going to remain same, so it's a stable population. और next हमारे पास आ जाता है declining population, where there is decline in the population of the individuals, right? हमारे पास कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास pre-reproductive less है reproductive से, तो आपके पास reproductive ज़्यादा है. जब आपके पास reproductive ज़्यादा होगा, ज़्यादा reproductive individuals present है, which means the pre-reproductive is less, तो आने वाले टाइम में जो रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स से कम हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स कम हो जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे पास कम हो जाएगी, एंड हेंस द पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग. टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया एंड चाइना आर इन योर रिप्रोडक्टिव एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, राइट? सो वी आर अप एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है. ठीक है, सो दीज आर द 3 टाइप्स. यहाँ पे आपको 2 चीज़ें कंपेयर करनी है, प्री रिप्रोडक्टिव विद रिप्रोडक्टिव. ठीक है, तो अगर हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होगा तो ये हमारे पास एक्सपेंडिंग हो जाएगी,
इक्वल होगा तो ये हमारे पास स्टेबल हो जाएगी, और कम होगा तो ये हमारे पास डिक्लाइनिंग हो जाएगी. So this is what you have to remember about your age pyramids. Moving forward to the next one, and the next thing is population growth. So density of a population in a given habitat during a given period fluctuate due to the change in the four bases. तो आपकी जो population density है कि हमारे पास कितने individual present है per unit area is known as your population density. अभी जो population की density है ये चार चीज़ों की वजह से change होती रहती है. The first one is natality. Natality means the birth, right? So the number of birth during a given period in the population that are added to the initial density. तो कितने individuals नए बढ़े. Mortality, that is your death. So number of death कितने individuals कम हो गए, तो natality increase करेगा, mortality कम करेगा. Immigration, right? Remember it as in, अंदर आ रहे हैं. So the number of individuals of the same species that have came into the habitat, right? तो ये habitat के अंदर आ गए, right? From elsewhere during the period of consideration, right? तो ये हमारे पास क्या करेगा, increase करेगा, अंदर आ रहे. The next one is emigration, that is exit. So remember it as exit. E for emigration, E for exit. So the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere, कहीं और चले गए, ठीक है. तो जैसे हमने बोला कि भाई मुझे अमेरिका जाना है, तो मैंने अमेरिका में जाके अमेरिका का पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया, बट साइमल्टेनियसली मैं इंडिया का क्या कर रही हूँ, पॉपुलेशन कम कर रही हूँ, राइट. सो दिस इज इमिग्रेशन ऑफ immigration of the individual in USA and emigration of the individual from India. तो इंडिया में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यूएसए में हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. So there are four factors. Two of them are going to increase the population, that is natality and immigration, and two of them are going to decrease the population, that is mortality and emigration. ठीक है बच्चा, I hope it is clear to everyone. So this is what you are going to see. So population density is the number of individuals per unit area or the space that we have. जहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं एंड टू ऑफ देम आर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन. एंड यू कैन लुक एट द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशंस एज वेल. नेटैलिटी हम लोग बी से रिप्रेजेंट करें बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स बर्थ. मोर्टैलिटी विच रिप्रेजेंट डेथ इज रिप्रेजेंटेड बाय डी. इमिग्रेशन बाय आई एंड एमिग्रेशन बाय ई, दैट इज योर एग्जिट. तो एग्जिट हो रहा है हमारे पास. Now we have a question for you guys. Dash is the number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under consideration. Read the question carefully. Let's see what's the correct answer, and the correct answer is emigration. क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, लेफ्ट मतलब चले गए मतलब एग्जिट मतलब एमिग्रेशन. Next one is your population dynamics. So yes, of course the population is going to change from time to time. So if n is the population density at n time, right? तो t time पे हमारे पास ये population density present है. If n is the population density at time t, then its density at time t plus 1 is equals to nt plus 1, right? तो ये मेरे पास after t plus 1 time क्या population हो गई, and the next one is nt. तो nt जो हमारे पास इनिशियल पॉपुलेशन था. Along with this we are going to take into the consideration of the dynamics जो हमारे पास change और increase हो रहे हैं. So from the above equation we can observe that the population density will increase if the number of the birth plus the immigration are more than the number of death plus emigration. Otherwise it will decrease. वरना हमारे पास population क्या होती चली जाएगी, decrease होती चली जाएगी. सो बर्थ हो रहा है ये इंक्रीज करेगा, इमिग्रेशन हो रहा है ये इंक्रीज करेगा, डेथ हमारे पास डिक्रीज करेगा, और एमिग्रेशन हमारे पास डिक्रीज करेगा. अंडर नॉर्मल कंडीशन द बर्थ एंड द डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. किसी भी नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द बर्थ एंड द डेथ आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. व्हेन द फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट, नो वन इज गोइंग टू माइग्रेट, कोई नहीं कहीं जाने वाला है, ठीक है. सो दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फ्लक्चुएटिंग योर पॉपुलेशन डेंसिटी. And the other two factors assuming importance only under the special condition, that is unfavorable environment. जैसे हमारे पास migration हो रहा था, right? The Siberian birds were coming to national park, right?
Keoladio National Park in Bharatpur. So, for instance, a new habitat is just been colonized. Immigration may contribute more significantly to the population growth than the birth rate. तो अगर हमारे पास एक नया पॉन्ड बना है, राइट, वी हैव दिस न्यू पॉन्ड, तो इस नए पॉन्ड में क्या हो जाएगा, हमारे पास नए इंडिविजुअल्स आएंगे. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दिस न्यू पॉन्ड दैट वी आर सीइंग राइट नाउ. तो कोई नई जगह आई है हमारे पास, कोई नया हैबिटेट आए, यहाँ पे हमारे पास इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन कंपैरिजन टू द बर्थ. बट इफ वी हैव अ स्टेबल पॉपुलेशन, वी ऑलरेडी हैव अ स्टेबल एरिया, तो वहाँ पे हमारे पास बर्थ और डेथ रेट ही मेनली क्या करेंगे, पॉपुलेशन डायनेमिक्स को चेंज करेंगे. So now it's your quiz time, kids. All the very best to you guys, and here comes your question. So the question is in front of you. What four factors define population growth? Easy peasy lemon squeezy question, yes? Fine, let's see. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up, and let's see what's the correct answer. The correct answer is option A. Birth, death, immigration, and emigration are the four factors that are going to control your population growth. Next question. The age structure of a population influences population growth because. Read the question carefully. Okie dokie, let's see what's the correct answer, and the correct answer is option B, right? So the age structure of a population influences population growth because different age groups have different reproductive capabilities, right? तो अलग अलग कैपेबिलिटीज है, जैसे हमारे पास प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव आर गोइंग टू contribute more to the population change, right? Whereas your post reproductive is not going to create a lot of change in the population dynamics. Next one, and the next question requires little bit of mathematics. So look at the question and give me the correct answer. Let's see what's the correct answer, and the correct answer for the question is 0. क्यों बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, वी हैव 250 नेटैलिटी, मतलब ये हमारे पास क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अलॉन्ग विद नेटैलिटी वी हैव 20 इंडिविजुअल्स दैट आर मूविंग इनटू द पॉपुलेशन, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन को इंक्रीज करे. साइमल्टेनियसली दे विल बी डिक्रीज, कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कम हो जाएंगे. सो फॉर दिस दे विल बी मोर्टैलिटी ऑफ 240 प्लस 30 एमिग्रेंट्स दैट आर गोइंग टू लीव, which is equals to 270 minus 270, and the change is equals to 0. तो कोई भी change नहीं आ रहा है हमारे पास population में, right? So this is how we are going to calculate it. Moving forward, and now we are going to talk about your growth model and the population interactions. So सबसे पहले बच्चे हमारे पास growth models आ गए. तो growth model क्या है कि किस तरीके से हमारे पास population increase होती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक आपने ये सारी चीज़ें सुनी होंगी कि हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी बाय द ईयर 2030 द इंडियाज पॉपुलेशन विल बी सो एंड सो. तो हमें कैसे पता कि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो जाएगी, या हम ये कैसे एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि हमारे पास पॉपुलेशन कम हो जाएगा, राइट? सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ मॉडल्स दैट वी हैव, एंड देर आर 2 different types of growth model.
सबसे पहला हमारे पास आ जाता है एक्सपोनेंशियल और द जे शेप ग्रोथ मॉडल। यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन क्या करेगी, एकदम ग्रो करता चला जाएगा, राइट। सो द पॉपुलेशन विल कीप ऑन ग्रोइंग। सो व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर लिमिटेड, राइट, ईच स्पीशीज इट्स अनलिमिटेड, मतलब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, देयर इज अबंडेंट फूड, देयर इज अबंडेंट स्पेस एरिया, सारी चीजें अवेलेबल है, राइट। सो व्हेन द रिसोर्स इन एन हैबिटेट आर अनलिमिटेड, each species has the ability to realize fully its innate potential। उसके पास जितनी भी पोटेंशियल है टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन साइज, वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट विल हैपन, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज एक्सपोनेंशियल और द जियोमेट्रिक ग्रोथ। तो हमारे पास पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से आपके पास पॉपुलेशन था, स्लोली 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 हमारे पास वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। So this is your exponential or the J shape. So a population of the size n has the birth rate b and the death rate d। कैसे हमारे पास population increase या decrease होगी, it is given by dn upon dt। तो dn upon dt आप लोगों ने फिजिक्स की क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, राइट। सो दिस इज योर slight difference in the population density per unit time। तो आपकी population का size कितना change हो रहा है, with a very small change in the time is equals to b माइनस डी इंटू एन, राइट। इट इज b माइनस डी इंटू एन, क्यों, क्योंकि हमारे पास बर्थ और डेथ मेजर चेंजेस क्रिएट करें। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस में आता है। अंडर अ नॉर्मल स्टेबल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बर्थ और डेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बर्थ एंड डेथ इनटू द इनिशियल पॉपुलेशन विल लेट अस नो कि हमारे पास पॉपुलेशन में क्या चेंज हो रहा है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जो हमारे पास बर्थ माइनस डेथ है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर। R इज योर इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि आपके पास इंट्रेंसिकली कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्या पॉपुलेशन का पोटेंशियल है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉपुलेशन टू इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। से इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर एन, जहाँ पे आर के आपके पास इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। और इसको कौन इम्पैक्ट करता है, हु इज गोइंग टू कंट्रोल योर नेचुरल इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज योर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। तो अब बाहर की कंडीशंस फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, प्रिडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रिडेशन बहुत कम हो रहा है, राइट, हंटिंग ज़्यादा चल रही है, कम चल रही है। सो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू कंट्रोल योर rate of intrinsic growth। The above equation describes the exponential or the geometric growth pattern of a population which results in a J-shaped curve। तो तीन नाम आ गए आपके पास, exponential, geometrical and the J-shape, ठीक है। So ये तीन नाम हमारे पास आ गए when the population size is plotted with relation to your time। So this is how your growth is going to look like। Initially हमारे पास कम growth होगी, we call it as lag phase, and then we have the exponential phase, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एकदम ग्रो करती चली जा रही है। द फॉर्मूला इज डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है के, तो के क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। टिल देन आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइस। द नेक्स्ट थिंग इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, राइट। सो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल की जब हम बात करते हैं, इट इज मोर लॉजिकल, बिकॉज वी नो कि नेचर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट है। We have limited food, we have limited water, everything is limited, right? So no population of any species in the nature has its disposal unlimited resources। तो ये हमारे पास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चा, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन होगा। जैसे आप लोग किसी एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए फाइट कर रहे हो, यू गाइज हैव कॉम्पिटिशन बिकॉज देर इज लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स, लाखों में से कुछ हजार बच्चे सेलेक्ट होंगे, right? So you have competition because there are limited seats, there are limited individuals who will get selected। ऐसा ही नेचर में भी होता है for the food, water and the shelter that organisms require। So because of the limited individuals they are going to have competition। जब competition होगा तो क्या होगा, जो fittest है, जो perfect है, सिर्फ वही select हो पाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा सिर्फ वही एग्जामिनेशन क्लियर कर पाएगा, बाकी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। So eventually the fittest individual will survive and reproduce, and the maximum population size of the species that the environment can sustain indefinitely, given that the food habitat, water and the other necessary
necessities are available in the environment is known as carrying capacity. तो यहाँ पे आपके पास एक टर्म आता है बच्चा, कैरिंग कैपेसिटी. अब कैरिंग कैपेसिटी को मैम आपको समझाते हैं कि क्या है कैरिंग कैपेसिटी. लेट्स से मैम के घर पे क्या होने वाली है, पार्टी, राइट. सो मैम इज गोइंग टू हैव अ पार्टी राइट नाउ. फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी वी नीड टू लुक आफ्टर समथिंग, राइट. कितने लोगों को हम बुला पाएंगे अपनी पार्टी में, डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना फूड प्रेजेंट है, हाउ मच फूड इज अवेलेबल, how much space is available. These are the two major things. The food, space and water are the major things that are available or not. Let's say I have a space for like 1,000 people. हमारे पास क्या space है for 1,000 people. So I'm inviting 1,000 people in my party. This is my carrying capacity. यार 1,000 लोगों को मैं बुला सकती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बुला पाऊंगी क्योंकि मेरे पास ना तो उतना फूड है, ना मेरे पास इतना स्पेस है और ना ही मेरे पास इतना वाटर है. सो दिस इज द केयरिंग कैपेसिटी. सो क्या किया, नेचर ने एक पार्टी थ्रो की है, ठीक है. उस पार्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है केयरिंग कैपेसिटी. तो नेचर में कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स कैन सर्वाइव, दे कैन गेट ऑल द प्रॉपर रिसोर्सेज, फूड, वाटर, हैबिटेट, ये सारी चीजें मिल पाएंगी. तो मैक्सिमम कितना नंबर वहां पे रह सकता है, दैट इज नोन एज योर केयरिंग कैपेसिटी, ठीक है. सो ये जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके बेसिस पे हमारे पास कितने इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज नोन एज इट्स केयरिंग कैपेसिटी, ठीक है. तो मैम ने अपनी पार्टी में कितने लोगों को बुलाना है ये कौन डिसाइड करेगा, केयरिंग कैपेसिटी डिसाइड करेगी. और केयरिंग कैपेसिटी को कौन डिटरमाइन करता है, फूड, वाटर एंड हैबिटेट, द बेसिक नेसेसिटीज, जो बेसिक चीजें चाहिए. Now here comes a question for you guys. The formula for the exponential growth is, look at the formula and select the correct answer. The correct answer is dn upon dt is equals to Rn, where R is your intrinsic growth rate, that is B minus D into N, right. B minus D into N, दोबारा लिख देते हैं. Now moving forward kids, we are going to discuss about your logistic model a little bit more. So logistic model is also known as Verlo's per logistic growth, right. तो ये हमारे पास उसका दूसरा नाम आ गया. Now this equation explains कि हमारे पास population का size कितना increase हो सकता है. आपको पता है n क्या है, you know what is r, you know what is k. So a population growing in a habitat with limited resources, so initially a lag phase. तो यहाँ पे हमारे पास initially क्या आ जाता है, एक lag phase आ जाता है. लैग का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग बोलते हैं मैम देयर इज अ लैग इन वीडियो, लैग मीन्स दैट देयर इज स्लो ग्रोथ, राइट. देयर इज स्लो ग्रोथ, बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोथ हो रही है. क्यों हो रहा है ये, बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ लेस नंबर ऑफ इनिशियल इंडिविजुअल्स, राइट. सो इनिशियल इंडिविजुअल्स कितने हैं हमारे पास, वो कैसा है, कम है. मान लो हमारे पास सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल प्रेजेंट है. सो 2 इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे एंड दे विल इंक्रीज द पॉपुलेशन स्लोली. सो इनिशियल नंबर क्या है हमारे पास, कम है. दिस इज व्हाई वी आर गोइंग टू हैव अ लैग फेज. देन फाइनली क्या होगा, हमारे पास ग्रोथ होती चली जाएगी, द नंबर विल इंक्रीज. जैसे हमारे पास पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएगी एंड इट विल एंटर इनटू अ एक्सपोनेंशियल फेज. तो एक एक्सपोनेंशियल या फिर तो आपका क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लॉग फेज. सो फर्स्ट वन इज लैग, नेक्स्ट वन इज लॉग फेज. तो ये लॉग फेज आ जाएगा हमारे पास, जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट. पॉपुलेशन हमारी एकदम इंक्रीज होती चली जाएगी, एक्सपोनेंशियल फेज. देन फाइनली वी हैव द स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है. तो लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास इंडिविजुअल्स का नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाएगा एंड द पॉपुलेशन विल बिकम स्टेबल, ठीक है. सो देर आर 3 डिफरेंट फेजेस. सबसे पहला हमारे पास आ गया इनिशियल लैग फेज, जहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है हमारे पास, कम हो रही है. नाउ फाइनली देयर इज फेज ऑफ एसिलरेशन आल्सो नोन एज लॉग फेज, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी. देन वी हैव द डी एसिलरेशन, जो आपके पास आ गया स्टेबल फेज. और स्टेबल के बाद आपके पास एक और टर्म आता है दैट इज एसिम्प्टोट, राइट.
सो एसिम्प्टोम क्या होता है? इट इज दैट पर्टिकुलर स्टेट वेयर देर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन। यहाँ पे आपके पास पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ना तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ना ही आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज नोन एज एसिम्प्टोम। और एसिम्प्टोम कब आएगा? जब हमारे पास पॉपुलेशन केयरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाएगा, right? The population will reach up to your carrying capacity. So when the resources are limited and can support limited number of the individuals of a population, logistic growth can be seen, right? हमारे पास क्या आ जाएगा? logistic growth आ जाएगी. So the population is going to have the limited resources and hence there will be limited number of individuals. So this is known as logistic growth model. Now moving forward, we are going to discuss about your population interaction. So population certainly एक दूसरे के साथ interact करेंगे. And we have 6 different types of interactions. Mutualism, जहाँ पे दो organisms एक दूसरे को benefit provide कराते हैं. So both of them are going to provide benefit to each other. Competition, where both of them are against each other. Commensalism, where there will be presence of your one positive, another negative. Predation, where there is one positive, another one is negative. Next one is parasitism, one positive, another one negative. And amensalism, where there is one of them is going to get the harm and the other one is going to get no benefit out of it, right? No harm, no benefit. तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. दिस इज योर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लस साइन रिप्रेजेंट्स योर बेनिफिशियल इंटरेक्शन, दोनों को बेनिफिट होगा. म्यूचुअलिज्म, दोनों को हार्म होगा, राइट? सो डेट्रीमेंटल विच मीन्स कॉम्पिटिशन, एक को हार्म हो रहा है, एक को बेनिफिट हो रहा है. वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरैक्शंस विद द सेम सिंबल्स, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म. And the last one where there is presence of one positive, one neutral, another negative, another neutral, that is commensalism and amensalism. ठीक है, तो इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है. उससे पहले आपको एक क्वेश्चन आ गया, एसिम्प्टोम इन अ लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन. कब हमारे पास एसिम्प्टोम आ जाता है? व्हेन आर वी गोइंग टू सी दिस एसिम्प्टोम कंडीशन? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. So let's move forward and look after it. So the correct answer is K is equals to N. मतलब जो आपका पॉपुलेशन था वो कितना हो गया? केयरिंग कैपेसिटी तक इंक्रीज हो जाएगा. तब हमारी पॉपुलेशन कहाँ पे पहुंचेगी? एसिम्प्टोम कंडीशन पे पहुंचेगी, कि वहाँ पे अब हमारे पास कोई पॉपुलेशन का इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, बिकॉज द पॉपुलेशन साइज हैज रीच्ड अप टू इट्स केयरिंग कैपेसिटी. नेक्स्ट वन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इंटरैक्शन, दैट इज प्रीडेशन, राइट? सो प्रीडेशन सबसे पहला आ गया. प्रीडेशन में एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो रहा है, अनदर वन इज गोइंग टू गेट हार्म. सो प्रीडेशन इज अ बायोलॉजिकल इंटरैक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म, द प्रीडेटर, किल्स एंड ईट अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इट इज प्रे. सो एक प्रीडेटर है, दूसरा क्या है? प्रे है, जो दूसरे को पकड़ के खा जाए. सो प्रीडेटर्स पॉपुलेशन कीप्स द प्रेस पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल. कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं प्रीडेशन के. फॉर एग्जांपल, लाइक इफ आई एम ईटिंग चिकन, राइट? So I am having a winner chicken dinner. Whenever I am going to have a chicken, I am certainly killing an animal and eating it. But let's say I am having some, something like broccoli, I am eating something like spinach, etc. Right? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? I am having vegetables. Is this predation? अगर हम vegetables को खा रहे हैं तो क्या वो predation होगा? भाई हम चिकन को खा रहे हैं तो ये तो predation है. We certainly know about this. But अगर मैं किसी plant को खा रही हूँ तो क्या ये predation है? The answer is yes. Yes, predation is your applicable on your herbivores as well. So predation में आप किसी और individual को मार के खा रहे हो, whether it is animal or a plant, both of them are equal. अब predation के कुछ specific function होते हैं. One of the most important function of the predation is your keeping the prey population under control. prey की population को control में रखने का काम. तो इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है. आपके पास एक प्रिकी पियर कैक्टस है, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग इसको लेके आए थे बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, राइट? सो आपके पास प्रिकी कैक्टस आ गया. इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक कलर फ्लावर, राइट? बहुत सुंदर सा पिंक कलर का फ्लावर आता है. सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑस्ट्रेलिया. हम इसको ऑस्ट्रेलिया में ले. अब ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद बेटा क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, राइट? इट कॉज्ड अ हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली.
बहुत रैपिडली वो स्प्रेड करने लगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी. सो इट बिकेम अ इन्वेसिव स्पीशीज. इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेसिव स्पीशीज. इन्वेसिव हो गया क्यों? वाई? बिकॉज इट देर वॉज नो नेचुरल प्रीडेटर. इसको खाने वाला कोई नहीं था, कोई भी नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, तो ये इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई. द पॉपुलेशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली जाएगी एंड इट विल क्रिएट कॉम्पिटिशन फॉर द अदर इंडिविजुअल्स एज वेल. बाकी के इंडिविजुअल्स के लिए कॉम्पिटिशन क्रिएट करेगा. इससे हम बोलते हैं इन्वेसिव इंडिविजुअल. तो मैं आपको बता देती हूँ व्हाट इज इन्वेसिव. इन्वेसिव मीन्स दैट द पॉपुलेशन विल इंक्रीज. ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो कॉम्पिटिशन होगा एंड एज द कॉम्पिटिशन विल अकर there will be decrease in the size of native individuals. नेटिव मतलब जो वहाँ के नेचुरल ऑर्गेनिजम्स हैं. तो नेटिव इंडिविजुअल्स क्या होते चले जाएंगे? डिक्रीज होते चले जाएंगे. इस कंडीशन को बोलते हैं इन्वेसिव कंडीशन, राइट? इन्वेसिव इंडिविजुअल्स. अब पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया? उसके नेचुरल प्रीडेटर को हम लोग लेके आए, राइट? सो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल प्रीडेटर व्हाट हैपेंड? द पॉपुलेशन केम अंडर कंट्रोल. सो ये प्रीडेशन का सबसे पहला फंक्शन है that predation keeps the prey population under control. Very, very important. Not only this, the next point about the predation is very important, that predation act as a conduits for the transfer of the energy across the trophic level. So conduits means channel, right? They are going to act as your tunnel, right? They are going to act as a pathway. एक ऐसा पाथवे बन जाएगा जो क्या करेगा? आपके पास एनर्जी का ट्रांसफर कराता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. तो हमारे पास प्लांट्स थे, प्लांट्स को किसने खा लिया? प्लांट्स आर ईटन अप बाय योर हर्बीवोर्स. तो हर्बीवोर्स के पास एनर्जी चली गई. दिस इज प्रेडेशन. हर्बीवोर्स को किसने खा लिया? हर्बीवोर्स आर ईटन अप बाय योर कार्निवोर्स. तो यहाँ पे फिर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. सो प्रेडेटर एक्ट एज अ कॉन्ड्लिक्ट और द चैनल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस योर ट्रॉफिक लेवल. ठीक है, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए आपके पास. Next thing is predation maintains the species diversity by reducing the competition between the species, right? So दो individuals के बीच में हमारे पास competition होता, दो अलग अलग species compete करती. For example like tiger and lion, they are competing between each other, right? तो ये एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? competition कर रहे हैं. इस केस में हमारे पास population क्या होती चली जाएगी? decrease होती चली जाएगी, diversity decrease हो जाएगी. सो प्रीडेशन क्या करता है? हमारे कंपटीशन को कम करता है. जितना कम कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा स्पीशीज हमारे पास प्रेजेंट हो सकती हैं. सो वन ऑफ द एग्जांपल इज पिजेस्टर स्टारफिश इन द पैसिफिक कोस्ट. तो ये एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था जहाँ पे ये जो स्टारफिश है, दिस स्टारफिश ईट्स योर इनवर्टिब्रेट्स. किसको खाता है? ये इनवर्टिब्रेट्स को खाता है. तो जैसे हमने स्टारफिश को रिमूव कर दिया, राइट, विद इन अ ईयर, राइट, विद इन अ ईयर. So, in a field experiment, when all the starfish were removed from an enclosed intertidal area, more than 10 species, 10 से ज़्यादा species of invertebrates became extinct within a year. सिर्फ एक साल के अंदर हमारे पास 10 से ज़्यादा species क्या हो गई? extinct हो गई, right? This is known as your interspecific competition. तो हमारे पास population decrease होता चला जा रहा है. Why predator in the nature are prudent? Prudent means smart. क्यों smart है वो? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपने पॉपुलेशन में प्रे को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा. सो प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, देन द प्रे विल बिकम एक्सटिंक्ट. अब प्रे अगर मर गया तो फिर क्या खाओगे बेटा? परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम तो चला गया है ना. तो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम को ये नहीं जाने देते हैं. दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट सम ऑफ द इंडिविजुअल्स आर लेफ्ट सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन को मेंटेन करके रख सकें. तो अगर प्रे एक्सटिंक्ट हो गया तो प्रेडेटर भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दिस द प्रेडेटर इज मोर शार्प एंड प्रूडेंट, विच मीन्स इट इज इंटेलिजेंट. ही इज नॉट गोइंग टू ईट एनीवन. Similarly, the prey species is going to have some of the mechanisms to decrease the predation. The first one is camouflage. तो बताओ बच्चों, camouflage क्या होता है? The organism is going to blend with its environment, right? Blend with its environment. तो अपने environment के साथ organism क्या कर जाएगा? blend कर जाएगा. इसको बोलते हैं camouflage. तो camouflage में क्या होगा कि हमारे पास इस तरीके के individuals क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करेंगे और प्रीडेटर को वो दिखाई नहीं देंगे. जैसे आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है?
Yes. Yes, it's a frog, right? So there is a frog. Similarly, the another mechanism is that the organism is going to have a distasteful टेस्ट, राइट? बहुत ही ज्यादा अनपैलेटेबल होगा, बहुत ही बेकार होगा, कड़वा होगा। जैसे आप लोग करेले नहीं खाते हो, राइट? मेजोरिटी ऑफ अस डोंट ईट करेला। छी, करेला कौन खाता है? हु इज गोइंग टू हैव बिटर गॉड, राइट? सो दिस बिटर गॉड इज सो डिस्टेस्टफुल दैट वी आर नॉट गोइंग टू ईट इट, हैंस द पॉपुलेशन इज प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास हो गया पॉइजनस हो सकता है इंडिविजुअल। इफ द ऑर्गेनिज्म इज पॉइजनस वी आर नेवर गोइंग टू ईट इट, राइट? सो दीज आर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ योर प्रे. Defense mechanism in case of the plants. So plants are also going to have defense mechanism. The first one is thorns. उनके पास क्या present होंगे? Thorns present होंगे, spines present होंगे. So thorns and spines will be present for the protection against your herbivores. Many plants stores and produce chemicals that make the herbivores sick when they are eaten. तो कुछ कुछ चीज़ों को खा के हमें एलर्जीज हो जाती है. We do not feel फिट एंड फाइन. तो ये हमारे पास केमिकल्स की वजह से हो रहा है. सो दे आर गोइंग टू मेक अस फील सिक, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन उसको खाना बंद कर देगी. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ऑफ द कैलेट्रोपिस. तो कैलेट्रोपिस प्लांट कैसा होता है? हाईली पॉइजनस होता है विद द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स. तो हमारे हार्ट एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है? अदर देन दिस, जो हमारे पास निकोटीन हो गया, कैफीन हो गया, बाकी के सारे केमिकल्स हो गए जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट, राइट? ये भी प्लांट के किस में आ जाते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाते हैं. वो अलग बात है कि ह्यूमंस ने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया. ह्यूमंस ने बोला कि अरे भाई निकोटीन पियो, चाय में मजा ही आ जाता है, कैफीन लो, चाय में कॉफी में मजा ही आ जाता है, राइट? टोबैको में निकोटीन लो, राइट? सो वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग देम इन अ लेवल वेयर वी कैन मैनेज देम. हम उसको प्रोसेस करते हैं तब यूज करते हैं, वरना ये सारी चीजें बाकी एनिमल्स के लिए कैसे बहुत हार्मफुल है. एंड अदर एनिमल्स डू नॉट डेयर टू प्ले विद दीज प्लांट्स. So with this kids, we are going to have your quiz. All the very best. And here comes your first question. Read the question carefully. Chalo, let's see what's the correct answer, and the correct answer is option B. So when certain exotic species, which means from the other land, right? So we are going to have a exotic species are introduced into the geographical area, they become invasive mainly because क्यों हमारे पास invasive हो रहे हैं? Because they do not have their natural predator. Natural predator नहीं है, number increase होता चला जाएगा. जितना ज़्यादा number increase होगा उतना ही ज़्यादा competition create करेंगे. इसकी वजह से हम इन्हें क्या बुलाते हैं? इन्वेसिव स्पीशीज. वी कॉल देम एज इन्वेसिव स्पीशीज, ठीक है? मूविंग टू द नेक्स्ट वन. व्हाई यू नेवर सी कैटल और गोट ब्राउजिंग ऑन द वीड कैलेट्रोपिस? Let's see what's the correct answer. And the correct answer is that the plant is going to produce poisons that is going to have cardiac glycosides जो हमारे पास हार्ट बीट को
अफेक्ट करते हैं. Moving forward to the next one, and now we are going to discuss about your competition, parasitism, commensalism and mutualism. So जो आपके आखिरी के interactions बचे. So let's discuss about them in detail. So it competition क्या हो गया? It is between two or more organisms for obtaining the same resources, right? They're going to fight with each other. So when Darwin was talking about the struggle of existence कि हमारे पास बहुत ही कम organism survive कर पाएंगे, competition plays a very important role, right? So interspecific competition is a potential force in organic evolution. किस तरीके से हमारे पास स्पीसीएशन होता है, किस तरीके से हमारे पास नए स्पीशीज बनते हैं, ठीक है, इसके लिए हमारे पास कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट इज़ जनरली बिलीव दैट द कंपटीशन अकर्स बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. हम नॉर्मली यही मान के चलते, राइट. दो तरीके का हमारे पास इंटरेक्शन हमने देखा. इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन. तो विद इन स्पीशीज अगर हमारे पास कंपटीशन हो रहा है, जैसे आप और आपका भाई किसके लिए लड़ रहे हैं? चॉकलेट के लिए लड़ रहे हैं, राइट. यू एंड योर सिबलिंग्स आर फाइटिंग फॉर अ सिंगल चॉकलेट. दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक एक कॉम्पिटिशन, राइट. दिस इज इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. और इंटर स्पेसिफिक में क्या हो गया? इंटर मीन्स बिटवीन. जैसे आपके पास होता है इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. So inter means between. So between the two different species, then this is known as interspecific. जैसे यहाँ पे हमारे पास tiger and a lion are having competition among each other. ठीक है, तो दो तरीके के competitions present है. But it's not completely true कि हमारे पास related species ही competition show करते हैं. Totally unrelated species can also compete for the same resources, right? जैसे हमारे पास flamingos present है. You can see these pink flamingos. So these flamingos are going to have the competition with the fishes for the zooplanktons present in the lake. तो ये लेक के अंदर जो zooplanktons present है उनको खाएंगे. Similarly, what will happen? The fishes present in this particular lake are eating these zooplanktons. So zooplanktons के लिए क्या हो रहा है बेटा? Competition हो रहा है between the flamingos and your fishes. So resources need not be limiting for the competition. ऐसा भी नहीं है कि resources हमेशा limited होने चाहिए, नहीं. रिसोर्सेज चाहे अबंडेंट हो फिर भी कंपटीशन होगा, है ना. चाहे घर पे दूसरी चॉकलेट पड़ी हो बट हमें तो अपने भाई की चॉकलेट चोरी करके खानी है है ना. सो ये क्या हो गया हमारे पास? रिसोर्सेज चाहे पूरे हो बट स्टिल कंपटीशन हो सकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं. सो वी हैव समथिंग नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन. इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है बच्चे? जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि यार ये वाला जो आपका बैचमेट है, क्लासमेट है, ही इज़ गोइंग टू टॉप. यू आर द टॉपर एंड दैट पर्सन इज टॉपर. तो आप देख रहे हो कि यार आपके फ्रेंड ने क्या बोला? मैम एक्स्ट्रा शीट. यार ये एक्स्ट्रा शीट ले रहा है यार, है ना, ये तो एक्स्ट्रा शीट ले रहा है. मैंने तो अभी तक एक्स्ट्रा शीट मांगी नहीं, ऐसा क्या लिख रहा है ये? सो यू आर गोइंग टू हैव द इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन. Just because that person is present near to you, you can see what they are doing, right? किस तरीके का competition present है, और आपके पास क्या हो जाएगा? परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, मैं इसका एक और एग्जांपल लेती हूँ. फॉर एग्जांपल लाइक वी हैव अ लायन. क्या है हमारे पास बेटा? एक लायन प्रेजेंट है. दिस लायन वॉज वॉकिंग बिहाइंड अ डियर. ठीक है, ये डियर के पीछे चल रहे थे. ठीक है, डियर के पीछे चल रहे थे. हमारा डियर DEER है. ठीक है, सो वी हैव योर डियर. तो डियर के पीछे भाग रहे थे. द नेक्स्ट वन इज योर टाइगर, एंड अ टाइगर सीज दिस डियर एंड ही इज गोइंग टू रन टूवर्ड्स योर डियर. तो डियर की तरफ दो इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, एक लायन आ रहा है और एक टाइगर आ रहा है. अब यहाँ पे लायन और टाइगर आ रहे हैं. लायन और टाइगर एक दूसरे को देखेंगे, दे आर गोइंग टू लुक आफ्टर ईच अदर, एंड नाउ व्हाट विल हैपन? बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू हैव कि अरे यार टाइगर आ गया, अरे यार लायन आ गया, राइट. दिस इज नोन एज इंटरस्पेसिफिक इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन. तो हमारे पास इंटरफेरेंस कंपटीशन आ गया, जहाँ पे दोनों की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी. दोनों की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. और कौन इसका बेनिफिट लेके भाग जाएगा? आपका डियर भाग जाएगा, राइट. सो योर डियर इज गोइंग टू रन आउट ऑफ इट. तो आपका डियर बाहर चला जाएगा. दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन, in which the feeding efficiency of the one species might be reduced, right. The feeding efficiency, just a second, दूसरा कलर लेते हैं. The feeding efficiency of one species might be reduced due to the interference and inhibitory presence of the other species.
इवन इफ द रिसोर्सेज आर अबंडेंट, रिसोर्सेज चाहे कितने ही ज्यादा हो, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ एक ही डियर प्रेजेंट है, और भी डियर प्रेजेंट होंगे, but they are going to have competition among each other because of their interference, right? So therefore competition is best defined as a process in which the fitness of one species is significantly reduced. तो species का जो intrinsic growth rate था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिटनेस कम हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म ज़्यादा प्रॉपरली ना तो फूड ऑब्टेन कर पाएंगे, एंड इफ दे आर नॉट गोइंग टू गेट द प्रॉपर रिसोर्सेज दे आर नॉट गोइंग टू रिप्रोड्यूस एज वेल। ठीक है, तो ये आपका कॉम्पिटिशन आ गया। तो कॉम्पिटिशन में हमारे पास आ जाता है गॉस हाइपोथेसिस। गॉस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, what will happen in this condition if there are two competitive species, दो competitive species present हैं, what will happen, only one of them will survive and the other one will become extinct. So competitively inferior one will be eliminated, जो कमजोर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हमारे पास प्लाज्मोडियम ग्रो कर रहे हैं, राइट, सो वी हैव द ऑरेलिया एंड क्वाडेंटम, राइट, ऑरेलिया और क्वाडेंटम हमारे पास प्रेजेंट है। दोनों इंडिविजुअल जब सेपरेटली ग्रो कर रहे हैं, दे हैव अ गुड ग्रोथ रेट, राइट। फाइनली जब हम दोनों को एक साथ ग्रो करते हैं तो वन ऑफ देम इज गोइंग टू ग्रो, अनदर वन इज गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, दिस विल बी रिमूव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन और द हैबिटेट। तो वो पर्टिकुलर हैबिटेट से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सो दिस इज गोइंग टू गेट एलिमिनेटेड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज एबिंगडॉन टॉर्टॉइस इन द गैलापागोस आइलैंड। सो गैलापागोस आइलैंड में बच्चा हमारे पास एबिंगडॉन टॉर्टॉइस थे, मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे, आराम से खाना खा रहे थे। हमने उस आइलैंड के ऊपर क्या किया, हमने गोट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोट्स, बिकॉज गोट्स हैव हायर ब्राउजिंग एबिलिटीज, वो जल्दी जल्दी ब्राउज करते हैं, दे आर गोइंग टू ईट वेरी फास्ट। व्हाट विल हैपन, दे विल बी लेस अमाउंट ऑफ फूड लेफ्ट फॉर द टॉर्टॉइस, एंड विद इन 10 years हमारे पास क्या हुआ, सारे के सारे टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गए। सो दिस इज वन ऑफ द फील्ड एक्सपेरिमेंट जो गॉस हाइपोथेसिस को, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन मीन्स रिमूवल हो जाएगा, राइट। सो ये रिमूवल ऑफ द इंफीरियर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्पिटिटिव रिलीज। इन द कॉम्पिटिटिव रिलीज व्हाट विल हैपन, the presence of the competitively superior species is found to expand its distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed. तो इसको मैं समझाती हूँ कि क्या होता है, हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब फिर आप लोग को मैं एग्जांपल डिस्कस करूँगी। आपका ये रूम है, राइट, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दिस इज योर रूम, दिस इज योर रूम, दिस इज योर टीवी, राइट, दिस इज द टीवी इन अनदर रूम, दैट इज योर हॉल। ठीक है, तो घर के हॉल में क्या है, टीवी है, और बीच में बेटा मम्मी आ जाती है, बीच में क्या आ गई, मम्मी आ गई। अब तुम्हारा मन क्या है, तुम तो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, बट तुम्हारा मन किया कि यार एक नया वेब सीरीज आया, उसको टीवी पे जाके देख लेता हूँ। सो आप जैसे ही टीवी पे उसे देखने के लिए जाओगे, राइट, जैसे ही आप उसको टीवी पे देखने के लिए जाओगे, बीच में मम्मी आ जाएगी और मम्मी तुम्हें रोक देगी और मम्मी तुम्हें वापस भेज देगी कि जा जाके पढ़ाई कर, है ना, जा जाके पढ़ाई कर। सो दिस इज योर लिमिटेड स्पेस, ये आपका क्या हो गया, लिमिटेड स्पेस हो गया, जिसमें आप सर्वाइव कर रहे हो कि मम्मी ने खाना भी यहीं ला के देना है, मम्मी ने सब कुछ यहीं पे कराना है आपसे, है ना, तो ये आपका लिमिटेड स्पेस हो गया। अब मान लेते हैं मम्मी चली गई कहीं पे, मम्मी गई अपनी मम्मी के घर, तो मम्मी गई नानी के घर, ठीक है, मम्मी कहाँ चली गई, नानी के घर चली गई, मम्मी इज गोइंग टू योर ग्रैंडमा's हाउस, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, यू आर फ्री, नाउ यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ योर रूम, यू आर गोइंग टू वॉच द टीवी, यू आर गोइंग टू मूव टू द किचन, यू आर गोइंग टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बिकॉज यू आर फ्री, यू आर रिलीज फ्रॉम योर रिस्ट्रिक्टेड एरिया। आप अपने रिस्ट्रिक्टेड एरिया से क्या हो गए, रिलीज हो गए। सो दिस इज नोन एज कॉम्पिटेटिव रिलीज। तो जैसे हमारे पास कंपटीशन कम हो जाता है, बिकॉज देयर इज रिमूवल ऑफ सुपीरियर स्पीशीज, बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ सुपीरियर स्पीशीज, तो सुपीरियर स्पीशीज आपकी चली जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, दे विल बी मोर मूवमेंट, राइट, तो ऑर्गेनिज्म ज्यादा मूव करेंगे। इसका एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हमारे पास कैथेमेलस और बैलेनस, दो अलग अलग टाइप के क्या प्रेजेंट है, आपके बार्निकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारे पास हम लोग बैलेनस को रिमूव करा देते हैं तो कैथामेलस हमारे पास ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। सो दे विल बी मूवमेंट इनटू द अदर एरिया एज वेल, रिलीज हो गया आपका जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया थे, आप वहां से रिलीज हो गए, आप मूव कर रहे टू द न्यू एरिया, दिस इज नोन एज कॉम्पिटिटिव रिलीज। नेक्स्ट थिंग इज रिसोर्स पार्टिशनिंग। रिसोर्स पार्टिशनिंग में क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पार्टीशन कर लेते हैं, दे आर गोइंग टू शेयर द रिसोर्सेज so as to decrease the competition, and it was proposed by Mark Uther.
So Mark Kuter shows that 5 closely related species of the warblers living in the same tree were able to avoid competition and coexist due to the behavioral differences in their foraging activity. तो वो कहाँ पे अपना फूड रिसोर्स सर्च कर रहे हैं, क्या से क्या खा रहे हैं, इसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, रिसोर्सेज को पार्टीशन कर लिया. दिस रिसोर्स पार्टीशनिंग अलाउज द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इनडेफिनिटली. जैसे मैम ने एग्जाम्पल लिया कि आपके लायन और टाइगर प्रेजेंट है. अब इन दोनों में से कोई एक सुपीरियर होगा, कोई इन्फीरियर होगा, राइट. इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द गॉस प्रिंसिपल, गॉस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, सिर्फ लायन रहना चाहिए था, टाइगर एक्सटिंक्ट हो जाना चाहिए था. बट वी नो फ्रॉम सो मेनी ईयर्स द टाइगर एंड द लायन आर लिविंग इन द सेम फॉरेस्ट. हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिसोर्स पार्टीशनिंग, राइट. सो ये रिसोर्स पार्टीशनिंग है जो हमारे पास मार्क कूथर ने एक्सप्लेन किया था. The next thing is your parasitism. Parasitism is free lodging and meals, right? तो आपको फ्री में ट्रेवल मिल रहा है और खाना भी मिल रहा है. सो पैरासाइट्स में हमारे पास दो तरीके के पैरासाइट्स होते हैं, एंडो पैरासाइट्स एंड एक्टो पैरासाइट. एक्टो दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लाइक लाइस ऑन द ह्यूमन्स, टिक्स ऑन द डॉग्स, मराइन फिशेज ऑन द डिफरेंट सीनोपोड्स एक्सेट्रा. एंड कस्कूटा, कस्कूटा हमारे पास एक पैरासिटिक प्लांट है जिसको हम अमर बेल भी बोलते हैं. तो आपने सुना होगा अमर बेल, ठीक है. तो अमर बेल आपका कस्कूटा हो गया, एक्टो पैरासाइट. कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फाइंड इनसाइड, दैट इज एंडो. अंदर प्रेजेंट होंगे, दे आर गोइंग टू कॉज डिजीज. फॉर एग्जाम्पल लाइक प्लाज्मोडियम, टेपवर्म एक्सेट्रा. सो यहाँ पे हमारे पास जब कॉम्पिटिशन की पैरासिटिज्म की हम बात करें, वन ऑफ देम इज गोइंग टू गेट बेनिफिट, अनदर वन इज गोइंग टू गेट हार्म. बट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास बेटा, दे विल बी प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव एट द कॉस्ट ऑफ अदर, राइट. दूसरे को हार्म पहुंचा के खुद सर्वाइव कर रहे हैं. When a particular parasite which is associated with a specific host is known as the host parasite specificity. जैसे हमारे पास कोविड-19 है. कोविड-19 किसके लिए स्पेसिफिक है? टू द ह्यूमंस. ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को डिजीज कॉज कर रहा है और किसी को नहीं इन्फेक्ट कर रहा, राइट. तो ये ह्यूमंस को टारगेट कर रहा है, तो ये होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट हो गया. इफ द होस्ट इवॉल्व्स मैकेनिज्म फॉर रिजेक्टिंग. अब जैसे हम लोगों ने क्या किया बेटा, आपके पास वैक्सीन्स बना ली, राइट. सो होस्ट ने इवॉल्व किया, वैक्सीन्स बना ली. तो इंडिविजुअल भी जो आपका कोविड वायरस है उसने रिजेक्ट करने के मैकेनिज्म्स बना ली. ही स्टार्टेड रिजेक्टिंग दोस पर्टिकुलर वैक्सीन्स या जो भी है, उसकी बॉडी के अंदर और म्यूटेशंस होते गए. नाउ वी हैव द डेल्टा टाइप, बीटा टाइप, पता नहीं कितने टाइप के कोविड वायरसेस आ गए, राइट, दैट आर गोइंग टू इन्फेक्ट यू इवन इफ यू हैव द वैक्सीन्स, राइट. आपने वैक्सीन्स ले लिया फिर भी आपको क्या करें, इन्फेक्ट करें. सो दिस इज नोन एज काउंटर मैकेनिज्म. काउंटरएक्ट और न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है. सो क्योंकि ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट करेगी. पैरासाइट हमारी बॉडी के किए हुए चेंजेस को रिजेक्ट करेगा. तो हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ रहने की, मतलब पैरासाइट हमेशा होस्ट के साथ रहने की कोशिश करेगा. द पैरासाइट इज ऑलवेज गोइंग टू वर्क इन अ होस्ट स्पेसिफिक मैनर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम ऑफ द अडेप्टेशंस. तो अडेप्टेशंस ऑफ द एंडोपैरासाइट. सो एंडोपैरासाइट क्या अडेप्टेशन करते हैं? लॉस ऑफ द अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. उनके अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स क्या हो गए, गायब हो गए हैं. नेक्स्ट थिंग, प्रेजेंस ऑफ द अडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट, ठीक है. तो होस्ट की बॉडी के साथ एकदम क्या कर सके, अटैच रह सके. उसके लिए क्या प्रेजेंट होगा इनके पास बेटा, दे आर गोइंग टू हैव सम काइंड ऑफ सकर्स ताकि वो वहाँ पे अटैच रह सके. द नेक्स्ट थिंग इज लॉस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि सरफेस अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ठीक है. एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज प्रेजेंट होगी ताकि ज्यादा इंडिविजुअल्स बन सके. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशंस दैट आर सीन इन केस ऑफ योर एंडोपैरासाइट. नेक्स्ट थिंग इज अ ब्रूड पैरासिटिज्म विच इज नॉट ट्रू पैरासिटिज्म. क्योंकि पैरासिटिज्म के लिए हमने क्या बोला कि वहां पे हमारे पास फ्री लॉजिंग और उसके साथ साथ मील प्रेजेंट होगा. तो ये ऑर्गेनिज्म कोई फ्री लॉजिंग नहीं ले रहे हैं, ना ही यहाँ पे मेरे पास कोई प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रहा है फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स बॉडी. तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉट ट्रू टाइप ऑफ पैरासिटिज्म. सो ब्रूड पैरासिटिज्म इज व्हेन अ बर्ड लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड एंड द होस्ट बर्ड इज देन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्टिंग एंड फीडिंग द पैरासाइट, ठीक है.
तो जो होस्ट की बर्ड है उसको कौन फीड करता है, दूसरा इंडिविजुअल फीड करता है. इन दिस केस द एग ऑफ बोथ द इंडिविजुअल्स विल रिजेंबल. तो दोनों के एग्स एक जैसे होंगे जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को पता ही नहीं चलेगा कि ये किसी और बर्ड का एग है. द क्रो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज द क्रो एंड द कुकू बर्ड, राइट. तो क्रो के साथ होता है ये. क्रो हमारे पास क्या करते हैं, वो टेक केयर करते हैं, दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ द cuckoo bird, right? They're going to take care of the cuckoo bird baby. तो cuckoo bird का जो बेबी है उसका ध्यान रखेंगे. They are going to they're going to take care of your egg. They're going to feed the individual, and once the individual is growing enough, right? तो जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो रियलाइज करेंगे कि अरे यार ये तो किसी और का है, राइट. दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म. सो क्रो इज योर होस्ट एंड द पैरासाइट इज योर cuckoo bird. Now here comes your next question. So Cuscuta is an example of ectoparasite or endoparasite. The correct answer is ectoparasite. तो Cuscuta हमारे पास ectoparasite है. It's a plant that is going to grow upon another plants. Next हमारे पास आ गया बच्चा commensalism. Commensalism में one of them is going to get benefit, another one is not going to get any benefit or harm. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल आ जाते हैं ऑर्किड्स ग्रोइंग एज एपीफाइट. सो ऑर्किड्स एपीफाइट्स के जैसा ग्रो कर रहे हैं. एपी मीन्स अपॉन प्लांट्स. ठीक है. तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास अपॉन प्लांट, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है, बट देर इज नो अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. कोई अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कोई भी अपटेक ऑफ फूड नहीं है, राइट. तो कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, दे आर जस्ट टेकिंग द स्पेस एंड मैंगो ट्री इज ओके विद इट. तो ऑर्किड्स ग्रोइंग ऑन द मैंगो ट्री एज अ एपीफाइट इज एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. तो एक इंडिविजुअल का तो बेनिफिट हो गया, ऑर्किड्स को स्पेस मिल गया, और मैंगो ट्री का कोई भी लॉस या बेनिफिट नहीं हो रहा है. सो इट इज इन अ न्यूट्रल कंडीशन. सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन विद द बार्नेकल्स ऑन द वेल. तो बार्नेकल्स आपके वेल के ऊपर प्रेजेंट है, they are going to get the shelter, और वेल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वेल is completely okay with it. Another example is ergot. This white bird that you can see is known as ergot, right, which is always going to move near to the cattle. तो cattle जब हमारे पास move करेंगे, they will be release of the insects, right. The insects will come out of the grasses and the अर्गेट कैन इजीली ईट देम, राइट. तो अर्गेट क्या करेगा, उनको बहुत आसानी से खा लेगा. दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म. तो अर्गेट का बेनिफिट हो रहा है एंड द कैटल इज न्यूट्रल, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. सिमिलरली द क्लाउन फिशेज एंड द सी एनीमोन. सो क्लाउन फिशेज आर गोइंग टू गेट द प्रोटेक्शन एंड द सी एनीमोन इज नाइदर गोइंग टू गेट द बेनिफिट और हार्म, राइट. So the fish is going to get protection from the predators which stay away from the stinging tentacles of your anemone. And anemone does not appear to derive any benefit from hosting these clownfishes. तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्लस एंड जीरो का रिलेशनशिप विच इज नोन एज कमेंसलिज्म. सो कमेंसलिज्म, रिमेंबर इट्स अ को मीन्स टुगेदर. तो दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, मतलब साथ साथ रह रहे हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ हार्म. ठीक है. तो कोई हार्म कॉज नहीं कर रहे. So one is neutral, another one is beneficial, one is beneficial, another one is neutral. Next one is mutualism. Mutualism में बच्चे हमारे पास interaction present होता है between two organisms of the different species and both the partners are benefited. दोनों का क्या हो रहा है, benefit हो रहा है. So we have plus plus. One of the example is lichens. तो lichens में क्या present है बच्चे, it's a mutualistic relationship between the fungus and the algae. तो algae और fungus के बीच में where the algae is going to provide food. algae क्या करता है, food provide कराता है, and the fungi is going to provide shelter and nutrients, right. shelter और nutrients provide कराएगा soil से. नेक्स्ट हमारे पास हो गया आपके पास बच्चा माइकोराइजा. माइकोराइजा इज अ सिमिलर टाइप ऑफ एसोसिएशन बट बिटवीन द फंजाई एंड द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट. तो सेम टाइप का रिलेशनशिप है. फंजाई हमारे पास बेटर अब्जॉर्प्शन कराएगा न्यूट्रिएंट्स का एंड द हायर प्लांट्स आर गोइंग टू गेट योर फूड फॉर द फंजाई. हियर कम्स योर इंटरएक्टिविटी part. So let's discuss the question. Mycorrhiza are the association between, easy peasy lemon squeezy question.
The correct answer is fungi and the roots of the higher plants, right? Fungi and the roots of the higher plants are going to have mycorrhizal association. Some other example of the mutualism is the fig tree and the wasp, right? So fig tree और wasp क्या करेगा, हमारे पास benefits provide कराएंगे. Let's discuss about this particular condition as well. तो इसके लिए मैं आपके लिए सबसे पहले क्या करती हूँ बच्चा, एक empty slide ऐड करती हूँ so that I can explain you guys कि भाई हमारे पास किस तरीके का बेनिफिट या रिलेशनशिप प्रेजेंट है यहाँ पे. सो हियर कम्स योर एम्प्टी स्लाइड्स. So in this case what is going to happen, we have fig and we have your wasp. अब यहाँ पे क्या होता है बच्चा, जब हम फिग की बात करते हैं, द प्लांट इज गोइंग टू हैव अ इन्फ्लोरेसेंस, और इन्फ्लोरेसेंस कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एक ओपनिंग प्रेजेंट है. दैट ओपनिंग इज नोन एज ऑस्टिया, राइट. तो ये आपके पास ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है. इस ओपनिंग को हमने क्या बोला, ऑस्टिया. हमारे पास एक ओपनिंग प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ऑस्टिया, एंड इट अलाउज द एंट्री ऑफ वेस्प, अलाउज द एंट्री ऑफ वेस्प. तो ये आपके वेस्प की एंट्री कराता है. आपका जो वेस्प है, द फीमेल वेस्प विल कम, तो आपके पास फीमेल वेस्प आ जाएगी. दिस फीमेल वेस्प इज गोइंग टू कम एंड शी विल मूव इनसाइड द इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस के अंदर बच्चा हमारे पास क्या होगा, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ योर फ्लावर्स, राइट. यहाँ पे आपके पास फ्लावर्स प्रेजेंट है. फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंडीशन कि आपके पास मेल फ्लावर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, and then in the bottom we have your female flowers. So I am going to draw the female flowers with your dark red color. So ये आपके पास क्या हो गए, फीमेल फ्लावर्स हो गए. So this is female flower, और ये आपके पास क्या हो गए, मेल फ्लावर्स हो गए. तो यहाँ पे ग्रीन कलर के हमारे पास क्या है, मेल फ्लावर्स आ गए. अब जो मेल फ्लावर्स है ना बच्चा, ये अभी इमेच्योर है, ठीक है. मेल फ्लावर्स कैसे हमारे पास इमेच्योर है, एंड द फीमेल फ्लावर्स आर मेच्योर. मतलब हमारे पास फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर से पहले मेच्योर हो गए. हियर कम्स योर होमवर्क क्वेश्चन. व्हाट इज दिस कंडीशन नोन एज, व्हाट इज द कंडीशन नोन एज वेयर द फीमेल फ्लावर्स मेच्योर फर्स्ट, राइट. द फीमेल मेच्योर फर्स्ट. जब फीमेल पहले मेच्योर कर जाते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं. दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो आप लोग मुझे आंसर देना इन द कमेंट बॉक्स आफ्टर द सेशन, ठीक है. तो ये हमारे पास इस तरीके की कंडीशन है. अब जो आपकी फीमेल वेस्प थी वो अंदर आएगी. शी वॉन्ट्स टू ले एग, राइट. शी वॉन्ट्स टू ले एग्स. इसको एग्स को क्या करना है, ले करना है. सो शी विल कम टू द बॉटम, और वो यहाँ पे अपने एग्स को ले कर देगी, ठीक है. अपने एग्स को ले करेगी, एंड देन द फीमेल विल डाई. So these are the eggs that you're going to see. These are the eggs, and the mother wasp will die. Mother wasp will die. It will die inside. मर गई वो, ठीक है. अब हमारे पास क्या हो गया, eggs आ गए. These eggs are going to hatch, right? They will hatch, and they will result in formation of the male and the female. ठीक है. Both of them are going to feed upon your seeds, right. They will feed on seeds. Seeds को खा लेंगे, ठीक है. फ्रूट्स को खा लेंगे, जो भी फ्रूट्स और सीड्स बने उसको खा लेंगे, ठीक है. They will feed upon the seeds, and then they will grow in size. ग्रोथ हो जाएगी हमारे पास, एंड आफ्टर ग्रोथ what will happen, they will be mating. तो इनके बीच में मेटिंग होगा. आफ्टर मीटिंग what will happen, द फीमेल इज गोइंग टू हैव विंग्स. फीमेल के पास क्या प्रेजेंट है, विंग्स प्रेजेंट है. सो शी विल फ्लाई, शी विल फ्लाई. बट द मेल इज विंगलेस. मेल के पास कोई विंग्स नहीं है, सो इट विल डाई. इसका क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा इनसाइड द फिग, राइट. फिग के अंदर दोनों की क्या हो गई, डेथ हो गई. सो डेथ हो गई इनसाइड द फिग. समझने की कोशिश करना क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है. सो दोनों की डेथ हो जाएगी इनसाइड द फिग, इनसाइड द इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है. इन्फ्लोरेसेंस के अंदर मेल और मदर वेस्ट की क्या हो गई, डेथ हो गई. जो हमारे पास यंग फीमेल्स थी, आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग ये क्या करेंगे, अपने विंग्स को यूज करेंगे, एंड दे विल मूव आउट. ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है. अब ये बाहर आएगी हमारे पास, तो नई वाली वेस्प को हम लोग ब्लू कलर से बना लेते हैं. लेट्स से वी हैव दिस ब्लू कलर
वेस्प, राइट। ये हमारे पास ब्लू कलर की वेस्प आ गई छोटे छोटे से, राइट। अब ये क्या करेंगे बेटा, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, दे वांट टू कम आउट। बाहर आने के टाइम तक, जब तक ये बाहर आ जाएंगे, ये मेल फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, फर्टाइल हो जाएंगे। ये फर्टाइल हो जाएंगे एंड दे विल शेड द पोलन ग्रेन्स, राइट, दे विल शेड पोलन ग्रेन्स ऑन न्यू वेस्ट, राइट, न्यू फीमेल वेस्ट। तो नए फीमेल वेस्ट के ऊपर क्या करेंगे, शेड कर देंगे। रुको मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। ये फर्टाइल हो गए, फर्टाइल हो गए तो ये क्या करेंगे, शेड कर देंगे पोलन ऑन यंग फीमेल वेस्ट। यंग फीमेल वेस्ट के ऊपर क्या करेंगे, उसको शेड कर देंगे। तो ये जो आपके पास छोटी छोटी सी फीमेल वेस्ट आ रही है बाहर, राइट, द वन दैट इज कमिंग आउटसाइड, इसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे बच्चा, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे। सो दीज आर द पोलन ग्रेन्स दैट यू कैन सी ऑन हर बॉडी। नाउ दिस वेस्प, राइट, जो हमारे पास नई वेस्प आई है, दिस न्यू वेस्प दैट यू कैन सी राइट ओवर हियर हैविंग लॉट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन हर बॉडी विल मूव इनसाइड अनदर फिग, राइट। ये क्या करेगा, आपके दूसरे फिग के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये आपका फिग आ गया, फिग के अंदर ओपनिंग आ गई, ये इसके अंदर एंटर कर जाएगा। एंटर करने के बाद बच्चा क्या होगा, ओहो सॉरी जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये हमारे पास न्यू फीमेल आ गई, राइट, हैविंग पोलन ग्रेन्स ऑन हर बॉडी। इसकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है। अब ये अंदर आएगी तो अंदर आके इसको क्या देखने को मिलेगा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द इमेच्योर मेल फ्लावर्स, राइट। ये क्या आ गए हमारे पास, इमेच्योर मेल फ्लावर्स आ गए। इमेच्योर मेल फ्लावर्स आ गए हमारे पास। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया बच्चा, यहाँ पे हमारे पास मेच्योर फीमेल फ्लावर्स आ गए। ये आ गया आपके पास मेच्योर फीमेल फ्लावर्स, जो किसका वेट करे बेटा, पोलन ग्रेन का वेट करे। सो दे आर वेटिंग फॉर पोलन ग्रेन। अब ये फीमेल वेस्प हमारी अंदर आएगी, राइट, दिस फीमेल वेस्प विल एंटर इनसाइड, शी विल मूव डाउन फॉर हर एग लेइंग, राइट। तो ये अब यहाँ पे क्या कर दिया, एग्स ले कर दिए। अब जब ये एग्स ले करेगी ना बच्चे, उसी टाइम पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। सो दे विल बी सक्सेसफुल पॉलिनेशन। फिर फाइनली हमारे पास सेम प्रोसीजर चलेगा, राइट। एग्स हमारे पास हैच करेंगे, मेल फीमेल बनेंगे, मेटिंग होगी, द फीमेल विल कम आउटसाइड, और तब तक हमारे पास जो मेल फ्लावर था वो क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नई वेस्प निकलेगी बाहर, शी विल हैव पोलन ग्रेन्स ऑन हर बॉडी। तो ये जो वेस्प आई थी, इसकी बॉडी पे भी पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे, देयर वाज प्रेजेंस ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन हर बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी कंडीशन चलेगी। डोंट फॉरगेट टू गिव द आंसर टू द होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन को आंसर देना मत भूलना। दैट व्हाट इज द कंडीशन नोन एज वेयर द मेल मैच्योर्स फर्स्ट, राइट। प्लांट्स के अंदर जब मेल फ्लावर पहले मैच्योर कर जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं। सो आई होप ऑल द इंटरेक्शन इज क्लियर। सो दिस इज 1-to-1 रिलेशनशिप, जहाँ पे हमारे पास दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे। द फीमेल वेस्ट यूज द फ्लावर्स नॉट ओनली फॉर द ओवी पोजिशन, एग लेइंग के लिए यूज करेगा, बट ऑल्सो यूज द डेवलप सीड्स विद इन द फ्रूट फॉर नरिशिंग इट्स लार्वा। तो जो भी लार्वा बनेगा उसकी फूड के लिए भी जरूरी होगा। अब जो फूड सीड जो हमारे पास यूज हो रही है वो बहुत कम सीड्स होती है, 1000 सीड्स बन रही है, उसमें से 10 अगर लार्वा खा भी लेगा, इट्स नॉट अ बैड डील फॉर योर फिग, राइट। तो फिग को वो चीज़ बिल्कुल ठीक लगती है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। द वेस्ट पॉलिनेट द फिग इनफ्लोरेसेंस व्हाइल सर्चिंग फॉर द सूटेबल एग लेइंग साइट। सूटेबल एग लेइंग साइट के टाइम पे वो आराम से पॉलिनेशन कर देगा। इन रिटर्न द फिग ऑफर्स द वेस्ट सम ऑफ इट्स डेवलपिंग सीड्स एज फूड एंड द स्पेशल साइट फॉर लेइंग द एग्स। तो ये बेनिफिट हमारे पास प्रेजेंट है। दिस इज म्यूचुअलिज्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज। Moving forward, similar kind of relationship is present in your orchids, that is orphyrus। orphyrus और क्या कहते हैं आपके पॉलिनेटर के बीच में प्रेजेंट है, एंड वी कॉल इट एज सेक्सुअल डिसीट। तो सेक्सुअल डिसीट क्या होता है बच्चा, हम लोग उसको पागल बना रहे हैं। किसको पागल बना रहे हैं, प्लांट को। प्लांट क्या कर रहे हैं, आपकी बी को पागल बना रहे हैं। सो इट गेट्स पॉलिनेटेड, पॉलिनेशन डन बाय स्पीशीज ऑफ बी।
तो एक स्पीशीज ऑफ बी आते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं. सो वन ऑफ द पेटल इज गोइंग टू लुक लाइक द फीमेल, बिल्कुल फीमेल के जैसा दिखाई देगा, अनकैंकी रिजेम्बलेंस, मतलब बिल्कुल फीमेल के जैसा है, कोई डिफरेंस नहीं है. सो मेल क्या हो जाएगा, फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, इट विल गो फॉर द कॉपुलेशन, कॉपुलेशन करेगा मतलब मेटिंग करेगा. मेटिंग के टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चा, दे विल बी सूडो कॉपुलेशन. तो यहाँ पे कोई रियल मेटिंग तो हो नहीं रही है, इट्स अ सूडो कॉपुलेशन. जब सूडो कॉपुलेशन चलेगा तो मेल की बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, द पोलन ग्रेन्स विल बी डस्टेड ऑन द बॉडी ऑफ द मेल. द मेल विल मूव टू द नेक्स्ट फ्लावर एंड डू द सेम प्रोसीजर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, पॉलिनेशन हो जाएगा, दे विल बी सक्सेसफुल पॉलिनेशन. तो ऐसे हमारे पास पॉलिनेशन चलता रहता है. मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ एक बार. So we have this flower, right? Let's say this is your flower. It looks like your female, right? तो ये आपके फीमेल वेस्ट के जैसा दिखाई दे रहा है. The male will come, right? तो आपका मेल इंडिविजुअल आएगा. This male individual will come and it will start doing your pseudo copulation. तो मेल क्या करेगा, आपका pseudo copulation स्टार्ट कर देगा. सूडो कॉपुलेशन के टाइम पे क्या होगा, मेल की बॉडी के ऊपर बेटा कुछ पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, मेल की बॉडी के ऊपर क्या आ जाएंगे, पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे, राइट. ये कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा ढंग से. तो मेल की बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे. नाउ फाइनली दिस मेल विल मूव टू अनदर फ्लावर, इट विल मूव टू अनदर फ्लावर, राइट. दूसरे फ्लावर के पास जाएगा एंड दिस कंडीशन इज नोन एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म. तो दोनों का क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा. सो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अनलेस द ऑर्किड फ्लावर को इवॉल्व्स टू मेंटेन द रिजेम्बलेंस. तो हमारे पास जब भी ऐसा कोई रिलेशनशिप प्रेजेंट होगा, दे विल बी को एवोल्यूशन ऑफ द टू इंडिविजुअल्स, दोनों इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली इवॉल्व होंगे, ठीक है. सो दिस इज म्यूचुअलिज्म. Now with this kids we are going to move forward to your quiz time. All the very best to my bacha log, and here comes your first question. The question is, which of the following site is categorized, which of the following is categorized as a parasite in true sense? Read the options carefully. Correct answer is house logs living on the human scalp as well as laying eggs, right. ये हमारे पास रह भी रहा है, it is going to obtain the nutrition. अगर मदर अपने बेबी को फूड प्रोवाइड करा रही है, दिस इज योर पेरेंटल केयर. कुकू बर्ड आपके क्या कर रही है, क्रो के नेस्ट में एग्स को ले कर रही है, दिस इज नोन एज ब्रूड पैरासिटिज्म, जो मैंने आपको पहले ही बताया था. इट्स नॉट कंसिडर्ड टू बी अ ट्रू टाइप ऑफ पैरासिटिज्म. Female Anopheles bites and suck the blood from the humans for incubating eggs. अपने eggs को incubate करने के लिए करता है for the warm blood, but it is not obtaining nutrition. Not obtaining nutrition. Nutrition नहीं ले ले, no nutrition is taken up. So we do not consider it as true parasitism. Nutrition नहीं ले रहे हैं तो true parasitism consider नहीं करेंगे, ठीक है. Next question on your screen. Let's see what's the correct answer. The correct answer is option B. तो यहाँ पे हमारे पास हर्बीवोर प्लांट्स हैं. ये क्या कर रहे हैं, हर्बीवोर्स और प्लांट्स में प्रिडेशन प्रेजेंट है. माइकोराइजा एंड द प्लांट इज योर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. फिर हमारे पास शीप और कैटल आ गए. शीप एंड द कैटल इज गोइंग टू हैव योर कॉम्पिटिशन, सॉरी दे आर गोइंग टू हैव योर कॉम्पिटिशन. मुझे लगा ऊपर कॉम्पिटिशन लिखा हुआ है. सो दे आर गोइंग टू हैव योर कॉम्पिटिशन. And then finally the orchids and the tree is going to have your commensalism, right. So orchids आपके epiphytes की तरह grow करेंगे, where one of them is going to get the benefit, another one is going to get no benefit, no harm.
लास्ट में बच्चा एक हमारे पास अमेंसलिज्म भी होता है. अमेंसलिज्म में क्या होता है हमारे पास, वन ऑफ देम इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट, अनदर वन इज गोइंग टू गेट, वन ऑफ देम इज गोइंग टू रिमेन न्यूट्रल, अनदर वन इज गोइंग टू गेट नेगेटिव फीडबैक, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बच्चा, अमेंसलिज्म में आपके पास एक इंडिविजुअल का बेनिफिट होगा, दूसरे का हार्म होगा. फॉर एग्जाम्पल एक एलिफेंट वॉकिंग, राइट. अगर एलिफेंट हमारे पास वॉक कर रहा है, सो इट विल किल सम इंसेक्ट्स, राइट, इट विल किल इंसेक्ट्स. तो ये क्या हो गया हमारे पास, अमेंसलिज्म हो गया. सिमिलरली एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, सो एंटीबायोटिक्स जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये भी किस में आता है, अमेंसलिज्म में आता है. तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को कम कर रहा है, बट इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू द ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज नोन एज योर अमेंसलिज्म. ठीक है. So these are all the interactions in your population. We have discussed about the population attributes, their interactions, etc. I hope you guys have enjoyed the session. Don't forget to hit the thumbs up button, share the video, and subscribe to the channel if you haven't subscribed yet. And in case if you guys have any kind of doubts, so वो doubts अपने comment box में छोड़ देना. Don't forget to give the answer to the homework question. And till then, always keep on smiling. I'll see you guys soon. Bye bye.